देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की खबर सामने आई है। समाचार एजेंसी पीटीआई और एएनआई ने पीएमसी के हवाले से इस घटना के बारे में जानकारी दी। पीटीआई के मुताबिक मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह ट्रेन में चढ़ने की होड़ में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में अभी तक 9 लोगों के घायल होने की खबर है। रेलवे प्रवक्ता के मुताबिक इस हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं। यह घटना सुबह तकरीबन 4 बजे बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मुंबई के बांद्रा रेलवे टर्मिनस पर मची भगदड़ को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि जब से मोदी जी की तीसरी सरकार आई है और रेलवे मिनिस्टर को फिर से जिम्मा सौंपा है, तब से पूरे देश में 25 से ज्यादा रेल हादसे हुए हैं, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और घायल भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे शहर में सबसे ज्यादा यात्री प्रवास करते हैं। ये बुलेट ट्रेन, मेट्रो और हाई स्पीड ट्रेनों की बात करते हैं, लेकिन जमीन की हकीकत क्या है? बांद्रा में क्या हुआ? रेल मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने आगे कहा कि आज रविवार का दिन है, लेकिन फिर भी यात्री जिस तरह से भीड़ में घायल हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये रेल मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? चाहे वह रेलवे हो या पीएमसी हो, सबसे अधिक रेवेन्यू मुंबई से ही मिलता है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने घटना के बारे में कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जंगल राज है। अभी खबर आई थी कि एक नेता को सरेआम गोली मार दी गई। आज खबर आई है कि रेलवे स्टेशन पर 9 लोग जख्मी हो गए। वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। कांग्रेस नेता ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शोर मचाया जाता है कि 2 इंजन सरकार होगी तो सब ठीक होगा। महाराष्ट्र में तो 2 इंजन सरकार है, रेलवे भी उनके पास है और कानूनी व्यवस्था भी। इसके बाद भी अगर यात्रियों के साथ ऐसे वाकये होंगे तो रेलवे पर कौन भरोसा करेगा? कौन भरोसा करेगा? भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार पर मैं इस सरकार की नाकामी की निंदा करता हूं। यह एक अयोग्य सरकार है। पूर्व सांसद और आरजेडी के बाहुबली नेता दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने आरजेडी ज्वाइन कर ली है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें और उनकी मां हिना शहाब को आरजेडी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर लालू यादव ने कहा कि उनका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फैसला करेंगे। हमारी पहली कोशिश गठबंधन में बने रहने की होगी। अगर वे हमें गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो हम वहीं चुनाव लड़ेंगे जहां हमारी पार्टी को वोट मिलेंगे। यह संगठन पहले से काम कर रहा है ताकि गठबंधन को नुकसान ना हो। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए चुनाव नहीं लड़ रही है, वह अधिकारियों के जरिए चुनाव लड़ रही है। जो पार्टी अधिकारियों के सहारे चुनाव लड़ने लगे, समझ लीजिए कि उसकी हार निश्चित है। भाजपा के एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे और माहिम विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार अमित ठाकरे को समर्थन करने पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि उन्हें समर्थन करना चाहिए। राज ठाकरे ने उनके लिए प्रचार किया था, उन्होंने मदद की थी। राज ठाकरे पहले सार्वजनिक बैठक में एक वीडियो दिखाकर पीएम मोदी के झूठ को उजागर कर रहे थे और अचानक उन्हें उनमें एक मसीहा दिखाई दे रहा है। अगर वह उन्हें मसीहा मान रहे हैं तो मसीहा को भी कुछ दान करना चाहिए था। यह देखना बाकी है कि क्या होता है। शिवसेना शिंदे गुट का भी उम्मीदवार माहिम से चुनाव लड़ रहा है और अगर भाजपा समर्थन कर रही है तो असली चेहरे सामने आ जाएंगे। भाजपा ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, जो वायनाड लोकसभा सीट से अपनी चुनावी शुरुआत करेंगी, पर अपने चुनावी हलफनामे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की केवल 3 कंपनियों के बारे में जानकारी साझा की, ब्लू ब्रीज कंपनी, नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क एलएलपी और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, जबकि 2 अन्य संस्थाओं के बारे में विवरण छिपाया गया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के
आयकर रिटर्न से पता चला है कि उनकी संलिप्तता हलफनामे में सूचीबद्ध 3 कंपनियों से परे थी, जिसमें 2 अन्य कंपनियां भी शामिल थीं। उन्होंने कहा कि यदि गांधी परिवार जनता का सम्मान करता है तो उन्हें संपत्ति, शेयरों और 2 LLP जिनमें रॉबर्ट वाड्रा भागीदार हैं का खुलासा न करने के संबंध में भाजपा द्वारा उठाए गए सवालों का तुरंत जवाब देना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गश्त को लेकर चीन के साथ हुए सफल समझौते का क्रेडिट सेना को दिया है। विदेश मंत्री ने कल शनिवार को पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि LAC पर गश्त के लिए चीन के साथ हुए सफल समझौते का मतलब यह नहीं है कि दोनों देशों के बीच मुद्दे सुलझ गए हैं। हालांकि पीछे हटने से हमें अगले कदम पर विचार करने का मौका मिलता है। उन्होंने चीन के साथ सफल समझौते के लिए सेना को क्रेडिट दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि LAC पर बेहद मुश्किल हालात में सेना देश की रक्षा के लिए मौजूद रही है। सेना ने अपनी भूमिका निभाई और कूटनीति ने अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पीछे हटने का नवीनतम कदम 21 अक्टूबर का यह समझौता था कि देवसांग और डेमचौक में गश्त होगी। इससे अब हमें अगले कदम पर विचार करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सुलझ गया है, लेकिन पीछे हटना जो पहला चरण है, हम उस स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 16 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। लिस्ट के मुताबिक खामगांव से राणा दिलीप कुमार सनाडा, मेलघाट से हेमंत नंदा चिमोटे, गढ़चिरौली से मनोहर तुलसीराम पोरेटी, दिगरास विधानसभा से मानिकराव ठाकरे, भिवानी पश्चिम से दयानंद मोतीराम चोरघे, अंधेरी पश्चिम से सचिन सावंत, कोल्हापुर उत्तर से राजेश भरत लाटकर और सांगली से पृथ्वीराज गुलाबराव पाटिल को टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी द्वारा अंधेरी पश्चिम से टिकट दिए जाने पर कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा कि मैंने बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र से पार्टी से नामांकन मांगा था। मैं वहां लड़ना चाहता था, लेकिन वह निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना UBT के खाते में चला गया है। हालांकि पार्टी नेताओं द्वारा मुझ पर दिखाए गए विश्वास के लिए तहे दिल से धन्यवाद, लेकिन मैंने महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला से पार्टी के फैसले को बदलने का अनुरोध किया है। मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि पार्टी नेता मेरे अनुरोध पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। मैंने ये निर्णय पार्टी हाईकमान के ऊपर ही छोड़ा है और अंधेरी पश्चिम से किसी अन्य कार्यकर्ता को ये टिकट मिल जाए, यही मेरी इच्छा है। यह नाराजगी नहीं है। मैं पार्टी का एक बहुत निष्ठावंत कार्यकर्ता हूँ। जहाँ मैंने काम किया था वहाँ से चुनाव लड़ूं, ऐसी मेरी धारणा है। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार का पुराना वीडियो साझा करके कथित तौर पर मतदाताओं को गुमराह करने के आरोप में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह और पार्टी के 2 अन्य नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिग्विजय सिंह के अलावा शिकायत में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार और विधानसभा में विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे का भी नाम है। बीजेपी महासचिव अरविंद सिंह जादौन की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में कहा गया कि दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार और हेमंत कटारे ने बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत की छवि खराब करने के लिए उनके 6 साल पुराने वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। वीडियो में कथित तौर पर दिखाया गया कि कुछ ग्रामीण पानी की समस्या को लेकर रावत पर चिल्ला रहे हैं। वहीं अब पुलिस ने कांग्रेस के तीनों नेताओं पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 लोक सेवकों द्वारा जारी आदेशों की अवज्ञा के तहत मामला दर्ज किया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने शनिवार को ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर सटीक और टारगेटेड हमले सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की है और इसके साथ ही तेहरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने तनाव बढ़ाने की गलती की तो जवाब दिया जाएगा। इजरायली सेना ने कहा कि IDF ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। अगर ईरानी शासन ने नए सिरे से तनाव बढ़ाने की गलती की तो हम जवाब देंगे। IDF ने कहा कि जो लोग इसराइल को धमकी देते हैं और क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आज की कार्रवाई इसराइल राज्य और उसके नागरिकों की आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह से रक्षा करने की हमारी क्षमता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आगे कहा गया है कि इस्राएली नागरिकों के खिलाफ हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन द्वारा उत्पन्न खतरे को खत्म करने के लिए
IDF काम करना जारी रखेगा। इजरायली हमले के बाद ईरान में एक और हमले की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के तफ्तान में चरमपंथी समूह जैश अल अदल के हमले में ईरान के 10 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। बता दें कि तफ्तान इलाका पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक है। ईरान के गृह मंत्रालय का कहना है कि सिस्तान और बलूचिस्तान की ईरानी सीमा पर स्थित शहर तफ्तान के कोहरको इलाके में हथियारबंद हमलावरों ने पुलिस की गश्ती इकाई पर हमला किया। ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमानी ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जैश अल अदल ने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि तफ्तान शहर के कोहरकोह में फरसा जाबेर पलों की एक कश्ती इकाई को निशाना बनाया गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।